एक ब्रीफ रिकैप देता है पहले, और पिछला 3 वीडियोस आप लोगों को देखना पड़ेगा जिनका क्लास मिस हुआ है। हम ब्रीफ रिकैप दे रहे हैं लेकिन तीनों वीडियो आपको देखना भी पड़ेगा। पहला क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ना स्टार्ट किए, हम लोग पहला क्लास में ये पढ़े कि जो नॉर्मल डिसोल्यूशन जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ते थे कि अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं, मतलब सबके पास चुकाने के लिए पैसा है, सब अपनी जेब से अपने घर से पैसा ला सकते हैं, दे ऑल आर सॉल्वेंट, तब फिर वही प्रोसेस फॉलो होगा जो क्लास 11 में होता था, 12 में सॉरी। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सारा एसेट लायबिलिटी को कैंसिल करो रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेट को बेच के पैसा उठाओ, लायबिलिटी को चुकाओ। कोई एसेट अगर पार्टनर घर ले गया है, कोई लायबिलिटी अगर पार्टनर घर ले गया तो उसका एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश और बैंक अकाउंट बना के पूरा सम्स को बंद कर दो, और कैश और बैंक अकाउंट का बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली क्लास 12 वाला, जो कि मेरा पहला वीडियो भी तुम लोगों को, ये पूरा चैप्टर हम 4 वीडियो में दे रहे हैं, तो ये 4 अगर तुम लोग 40-40 मिनट के 4 वीडियो देखते हो तो पूरा चैप्टर दोबारा हो जाएगा। तो पहला क्लास में हम लोग यही पढ़े थे। दूसरा क्लास में जब हम लोग आए तो हम लोग ये पढ़ना चालू किया अगर कुछ पार्टनर सॉल्वेंट और कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ पार्टनर सॉल्वेंट और कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, जिस रूल का नाम क्या था? गार्नर वर्सेस मरे रूल। गार्नर, मरे और फिलिप्स थे ना तीसरा पार्टनर, विल्किंस सॉरी। हाँ, तो गार्नर, मरे और विल्किंस पार्टनर थे। उस केस में ये हुआ था कि विल्किन इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी दोनों पार्टनर सॉल्वेंट है, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल एकदम फेमस हो गया। इस एग्जाम्पल में हुआ क्या था? इस एग्जाम्पल में हुआ ये था कि गार्नर और मरे बोला कि हम लोग अपना अपना लॉस अपने अपने घर से ले आते हैं, जितना लॉस रियलाइजेशन का लॉस हम लोगों को बियर करना है उतना लॉस हम लोग अपने अपने घर से ले आते हैं। तो गार्नर और मरे अपने लॉस का पैसा अपने घर से लेकर आया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गार्नर और मरे। मतलब जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने अपने लॉस का हिस्सा अपने घर से ले आएंगे, और इंसॉल्वेंट पार्टनर को जितना देना या लेना है, नेट जो उसको देना है या लेना है वो भूल जाए, वो नुकसान भी गार्नर और मरे आपस में बियर कर लेंगे। यानी वो नुकसान सॉल्वेंट पार्टनर आपस में बियर कर लेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। यानी मान लो एक एग्जांपल में कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें रियलाइजेशन लॉस निकल कर आया 12,000, और मान लो 3 पार्टनर है, तीनों का इक्वल रेशियो है, तो 4,000 4,000 4,000 तीनों को लॉस बियर करना चाहिए। मान लो सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए और बी अपने अपने घर से अपना अपना 4,000 ले आएंगे। ए और बी अपने अपने घर से अपना अपना 4,000 ले आएंगे। तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 4,000 का एंट्री हो गया। अब देखो सी को क्या देना है या सी से क्या लेना है। तुम लोग देखोगे सी से अल्टीमेटली लेना ही है। मान लो सी को टोटल मिला के 3,000 देना है और सी से 7,000 लेना भी है, तो अल्टीमेटली सी को 4,000 सी से लेना है अपने को, बिजनेस को सी से 4,000 लेना है। हम लोग सी को बोलेंगे तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा ये 4,000 का लॉस ए और बी बोल रहा है, हम लोग अपने कैपिटल रेशियो में बियर कर लेंगे, हम लोग अपने कैपिटल रेशियो में बियर कर लेंगे, और बाकी अकाउंट तुम्हारा वहीं पे बंद सी का, और बाकी चीज हम लोग देख लेंगे। तो ये था हम लोगों का सेकेंड क्लास, where some partner are solvent and some partner are insolvent। ये आप लोग वीडियो में देखना, इतना ही बात है। अब वहां पे हम 2-3 सम समझाया, वो उससे समझ में आ जाएगा चीज। नहीं आएगा तो हमको बोलो, हम बाद में इसका रिकैप करवाएंगे, क्योंकि अपने पास टाइम अच्छा खासा होगा, क्योंकि अपने नवंबर एंड तक अकाउंट का सिलेबस खत्म कर दे रहे हैं। दिसंबर में दूसरा जो भी सब्जेक्ट बचा उसको थोड़ा थोड़ा करेंगे और रिकैप करेंगे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे स्टोरी का, या तीसरा वीडियो जो हम लोग, तीसरा क्लास जो हम लोग खत्म किए थे, उसमें हम लोग क्या पढ़े? सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। उस केस में कैसे अकाउंट्स मेंटेन होगा। लेकिन इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, लेकिन सारा पैसा जो भी एसेट है वो बेच के, जो भी एसेट बिजनेस में है वो बेच के सारा पैसा एक बार में हाथ में आ गया। लेकिन इतना नहीं आया
कि सब लायबिलिटी चुका लें और सब पार्टनर का कैपिटल भी पे ऑफ कर दें। तीसरा केस क्या है, ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। सारा एसेट बेच के इतना पैसा रियलाइज नहीं हुआ कि सब पार्टनर का लोन चुका, सब पार्टनर का लायबिलिटी चुका दें और क्रेडिटर भी को भी चुका दें। तब क्या करेंगे, जितना क्रेडिटर को चुका पा रहे हैं क्रेडिटर को चुकाओ, क्रेडिटर का बाकी बैलेंस को डेफिशिएंसी बोल के बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी। क्रेडिटर को मान लो 10,000 रुपया देना है, लेकिन सारा एसेट बेच के 8,000 ही रिकवर हुआ। क्रेडिटर को 10,000 रुपया देना है, सारा एसेट बेच के 8,000 ही रिकवर हुआ, तो 2,000 रुपया क्रेडिटर को चुका पाओगे क्या? और कहां से लाओगे? सारे पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं बचा है लेने के लिए। तो क्या करोगे, बोलोगे क्रेडिटर को लो भैया अपना 8,000 और अपना 2,000 भूल जाओ। क्रेडिटर का अकाउंट को डेफिशिएंसी का बैलेंस बोल के क्लोज कर दो। पार्टनर्स कैपिटल का भी जो भी बैलेंस बचे वो भी उसका डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे नॉर्मल डिसोल्यूशन में कैश अकाउंट अल्टीमेटली खुद ब खुद क्लोज हो जाना चाहिए था, वैसे ही ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी अकाउंट भी खुद ब खुद क्लोज हो जाना चाहिए। क्रेडिटर तुमको जितना माफ किया, तुम्हारा पार्टनर तुमको जितना माफ किया, या तुम पार्टनर को जितना माफ किया, सब अल्टीमेटली डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। यानी पार्टनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, और कैश और बैंक के थ्रू ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये भी आप तीसरा वीडियो में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ना चालू किए? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ना चालू किए कि अगर एसेट्स को बेच के पैसा एक बार में रियलाइज नहीं होता है, तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा में एसेट बेच के पैसा रियलाइज हो रहा है, तब अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा? तब आता है आपका दो इंपॉर्टेंट मेथड। एक मेथड का नाम है, क्या नाम है पवित्रो? सरप्लस कैपिटल मेथड और एक सरप्लस नॉर्मल कैपिटल लॉस। मेथड, और एक मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। एक मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड और एक मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। सर ये सरप्लस कैपिटल मेथड क्या है? जिस पार्टनर का, सब पार्टनर तो इक्वल कैपिटल नहीं देते हैं ना, सब पार्टनर इक्वल कैपिटल तो नहीं देते हैं ना। कोई मान लो 8,000 दिया, कोई 10,000 दिया, कोई 12,000 दिया, तो सबसे ज्यादा कैपिटल कौन दिए? मान लो ए 8,000 दिया, बी 10,000 दिया, सी 12,000 दिया, तो सबसे ज्यादा कैपिटल कौन दिए? सी दिए। तो सी का 2,000 तुमको पहले रिपेमेंट करना पड़ेगा। देखो नाम ही में मेथड का मीनिंग छुपा हुआ है। जितना सरप्लस कैपिटल निकल के आ रहा है वो तुमको पहले पे ऑफ करना पड़ेगा। तीनों पार्टनर का अल्टीमेटली 8 बैलेंस बचे, उसके बाद जो पैसा एसेट बेच के रियलाइज हो तुम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते रहो। लेकिन जब तक तीनों पार्टनर का कैपिटल इक्वल नहीं हो जाए तब तक पहले उस पार्टनर को पेमेंट करो जिसका कैपिटल ज्यादा है, सरप्लस है, जिसका कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल लगा के रखा है। इसके लिए कुछ स्टेप है सम सॉल्व करने का, जो हम लास्ट क्लास में करवाया भी था। आज हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सम पकड़ रहा है जिसमें ये पूरे स्टेप्स रिवाइज हो जाएंगे, और एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा चांस है डिसोल्यूशन में इस पार्ट का आने का, क्योंकि यही नया पार्ट है क्लास 11-12 के मुकाबले। तो एक बड़ा सम्स पकड़ते हैं। लास्ट क्लास में पवित्र में बात किए थे ना, एक बड़ा सम्स का कि इसको पकड़ेंगे। देखिए ये तो कर लिया था हम लोग। यही है। एक देखिए, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला वो करा दीजिए। नंबर बोल, देखने दीजिए, रुकिए बुक में। ये भी एक बड़ा सम्स है, ये भी हो जाएगा। सबसे बड़ा वो वाला है। ठीक है, पहले ये करते चलो, ये और एक बड़ा वाला है वो भी कर लेते हैं, दो सम्स करते हैं। देखो क्या दिया है तुमको सम। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 का रेशियो है पीएसआर का। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस ऑन 31/12/1995। वो लोग फर्म को डिसॉल्व करने का प्लानिंग कर चुके हैं। बोल रहे ए का कैपिटल दिया, बी का कैपिटल दिया, सी का कैपिटल दिया, सी का लोन अकाउंट भी है।
तो एक बात हमेशा याद रखना, जब चुकाने का टेबल बनाओगे ना कि किसको पहले चुकाएं किसको बाद में, सबसे पहले क्रेडिटर को चुकाया जाएगा, सबसे पहले क्रेडिटर को चुकाया जाएगा, उसके बाद पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर का कैपिटल चुकाया जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रख लेना। तो इस सब में गवर्नमेंट ड्यूज भी तो है, तो हाँ गवर्नमेंट ड्यूज हो तो वो भी वो तो क्रेडिटर से भी पहले चुकाया जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का ड्यूज चुकाया जाएगा, फिर क्रेडिटर का, फिर पार्टनर का लोन, और फिर पार्टनर का कैपिटल। ये सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा चुकाते वक्त। तो इस सब में देखो तुमको बता रहे सी का लोन अकाउंट है 3000 रुपये का, और एक क्रेडिटर भी है 10,320 का। लैंड एंड बिल्डिंग बोला है 30,810, मोटर कार बोला है, इन्वेस्टमेंट बोला है, स्टॉक, डेटर, कैश। तुम्हारा ये अभी बिजनेस का स्टेटस है। द एसेट वी रियलाइज्ड पीस मील। अच्छा, इस मेथड का पूरा हेडिंग का नाम है पीस मील मेथड। पीस मील मतलब टुकड़ा टुकड़ा में, पीस पीस में तुमको एसेट का पैसा रियलाइज हो रहा है, एक बार में नहीं। इसीलिए देखो पूरा लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द एसेट वे रियलाइज्ड पीस मील एज फॉलोज एंड इट वॉज एग्रीड दैट कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज्ड। तुम्हारा एसेट का पैसा टुकड़ा टुकड़ा में तुमको मिल रहा है, तो तुम ये डिसाइड कियो कि जैसे जैसे पैसा आएगा थोड़ा थोड़ा चुकाते रहेंगे। तो 15 जनवरी 1996 को 10,380 रिकवर हुआ। सर कौन सा एसेट बेच के, उससे फर्क नहीं पड़ता, लैंड, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कुछ भी बेच के पैसा आया होगा। तो 15 जनवरी को 10,380 आया, 20 फरवरी को फिर 27,900 रुपये रिकवर हुआ, 23 मार्च को फिर 3,600 रिकवर हुआ, और 15 अप्रैल को सी बोला इन्वेस्टमेंट 1260 रुपया में हम अपने घर ले जाते हैं, और 27 अप्रैल को फिर 19,200 रुपया रियलाइज हुआ। तो ये तुम्हारा रियलाइजेशन का प्रोसीड्योर है। तुमको एसेट बेच बेच के टुकड़ा टुकड़ा में ऐसे पैसा रियलाइज हुआ। ये पूरा कहानी का, ये पूरा रियलाइजेशन के लिए तुमको डिसोल्यूशन का एक्सपेंस भी खर्चा करना पड़ा 2700 रुपया। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेट अमाउंट 2700। अच्छा, एस्टिमेट किया था तुम कि 2700 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर 29 मार्च को 1920 रुपया हुआ, और क्रेडिटर को तुम सेटल कियो 10,080 रुपया दे के। तो 10,320 की जगह 10,080 दे के तुम डिस्काउंट क्रेडिटर को में, सेटल कर दिए। हाँ, डिस्काउंट में, डिस्काउंट मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स। तो देखो दो टेबल बनाना पड़ेगा, एक बनेगा कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, और फिर एक टेबल बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अवेलेबल कैश। पहले तुम बनाओ किस पार्टनर का एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल लगाया हुआ है। सर वो कैसे निकलेगा? देखो ये फॉर्मेट है, और ये इसमें स्टेप्स भी है। हम स्टेप्स पिछला क्लास में पढ़ाया था, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, बट सम ऐसे ही करवाएगा जिसमें हल्का हल्का स्टेप्स को रिपीट करता जाएगा, तो आपको समझ में आए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर को क्या देना है वो लिख लो, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तीनों पार्टनर को कितना कैपिटल का चुकाना है उसको लिख लो, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो यहां पर तो सिर्फ इनका कैपिटल का ही बैलेंस है, इनका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस वगैरह नहीं है, कोई सरप्लस या रिजर्व भी नहीं है। देखो पार्टनर को क्या चुकाना है हम ये बोला था, मतलब उसका कैपिटल, उसका रिजर्व एंड सरप्लस ये जोड़ लो, उसका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस तो वो भी जोड़ लो, डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर लो। मतलब अल्टीमेटली एज अ पार्टनर उसको क्या 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 फाइनल फिगर मिलना चाहिए वो निकाल लो, जो इस सब में नहीं है। इस सब में तीनों पार्टनर का खाली कैपिटल ही दिया है, उनका रिजर्व एंड सरप्लस का भी कोई बैलेंस नहीं है, और ना ही उनका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, कोई नहीं। हम इसी को एडजस्टेड कैपिटल मान लेंगे। 38,700, 10,680 एंड 11,100, इन तीनों को हम लिख लेंगे। तीनों का कैपिटल लिख लिए, और फिर तीनों का पीएसआर लिख लिए। अब हर पार्टनर का कैपिटल को उसके पीएसआर के रेशियो से डिवाइड करेंगे। 38,700 को डिवाइडेड बाय 3 किए 12,900 आया। 10,680 को डिवाइडेड बाय 2 किए 5,340 आया, और 11,100 डिवाइडेड बाय 1 किए 11,100 आया।
तीनों को डिवाइड कर लिए उनके पीएसआर से। अब जो आया उसमें से जो सबसे लोवेस्ट फिगर है उसको बोलते हैं बेस कैपिटल। तीनों में जो सबसे लोवेस्ट फिगर है उसको बोलते हैं बेस कैपिटल। लोवेस्ट कौन सा है? 12,900, 5,340, 11,100। 5,340 लोवेस्ट है। 5340। तो तुम क्या किए, बेस कैपिटल बोल के लिख लिए 5340। तुम बेस कैपिटल बोल के लिख लिए 5340। अब उस बेस कैपिटल को तीनों के पीएसआर से डिवाइड करके रिलेटिव कैपिटल निकालोगे। तो पहला स्टेप में हम निकालना सीखा था एडजस्टेड कैपिटल, मतलब पार्टनर को फाइनली क्या मिलना चाहिए। यहां पर उनका मेन कैपिटल ही एडजस्टेड कैपिटल था, तो वही लिख लिए। उसको पीएसआर से डिवाइड करके एक फिगर निकाल लिए। उन तीनों में जो सबसे लोवेस्ट कैपिटल है उसको बोले बेस कैपिटल। बेस कैपिटल को हर एक के पीएसआर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिलेटिव कैपिटल। तो देखो 5,340 इंटू 3 16,020, 5,340 इंटू 2 10,680 और 5,340 इंटू 1 आएगा 5,340। यहां तक क्लियर है? जो लोग पहला क्लास नहीं किए उनके लिए हम बोल रहे हैं, जो पिछला क्लास नहीं किए मतलब। तो हाँ। तो मेरा रिलेटिव कैपिटल आ गया। अब एक्चुअल कैपिटल से रिलेटिव कैपिटल को माइनस करेंगे और सरप्लस कैपिटल निकालेंगे। सरप्लस कैपिटल निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल को रिलेटिव कैपिटल से माइनस करेंगे। तो 38,700 ए का एक्चुअल कैपिटल है, या एडजस्टेड कैपिटल बोल लो। एडजस्टेड कैपिटल 38,700 ए का, 16,020 उसका रिलेटिव कैपिटल है, माइनस किया आया 22,680। 10,680 बी का एडजस्टेड कैपिटल है, 5,300, 10,680 माइनस रिलेटिव कैपिटल यानी 10,680 आया नील। और तीसरा में 11,100 माइनस 5,340 आया 5,760। तो एक पार्टनर का देखो नील हो गया ना, मिस्टर बी अब नील हो गया। यही प्रोसेस, यही स्टेप्स अब दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक और पार्टनर को नील करने के लिए, जब तक अल्टीमेटली एक पार्टनर के पास बैलेंस नहीं बचे। अगर 3 पार्टनर है तो 2 नील हो जाने चाहिए और एक में एब्सोल्यूट सरप्लस बचना चाहिए। अगर 4 पार्टनर है तो 3 नील हो जाने चाहिए, एक में एब्सोल्यूट सरप्लस बचना चाहिए। मतलब एक पार्टनर के पास जब तक एब्सोल्यूट सरप्लस नहीं आए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। चलो दोबारा करते हैं। तो 7,560 और नहीं क्या गया, सॉरी 22,680 और 5,760 मेरा आया था फिगर सरप्लस कैपिटल पहले फेज के बाद। हम दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, मतलब अभी सरप्लस कैपिटल को कैपिटल मानते हुए पहले पीएसआर से डिवाइड। तो 22,680 डिवाइडेड बाय 3 आया 7,560। बी में कुछ करने का दरकार नहीं है। सी में फिर 5,760 डिवाइडेड बाई 1 तो आया 5,760। अब फिर वही चीज 7,560 और 5,760 दोनों में छोटा कौन? 5,760। तो 5,760 को हम क्या बनाएंगे? बेस कैपिटल। अब फिर बेस कैपिटल को जो पार्टनर है उनके पीएसआर से डिवाइड करेंगे। तो 5,760 इंटू 3 17,280, 5,760 इंटू 1 आया 5,760। अब जो पिछला सरप्लस कैपिटल आया था उससे इस रिलेटिव कैपिटल को माइनस करो, सॉरी पिछला रिलेटिव कैपिटल जो आया था उससे इस सरप्लस कैपिटल को माइनस, रिलेटिव कैपिटल को माइनस करो तो तुम्हारा अल्टीमेटली एक जन का एब्सोल्यूट कैपिटल बचेगा। तो देखो 22,680 जो तुम्हारा पिछला सरप्लस आया था उससे नया वाला रिलेटिव को माइनस किए 17,280 आया 5,400। और वैसे ही मिस्टर सी का 5,760 माइनस 5,760 आ गया नील। तो देखो बी और सी नील हो गए हैं। अल्टीमेटली ए में बैलेंस बचा 5,400। ए में बैलेंस बचा 5,400, यानी ए के पास एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया हुआ ए के थ्रू, ए के द्वारा एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया हुआ 5,400 रुपया। तो पहले ये 5,400 उसको मिलेगा, इसको चुकाओ, उसके बाद बाकी पार्टनर का बात करना।
तो यहाँ तक कहानी क्लियर है? एब्सोल्यूट सरप्लस हाँ सर। निकालने तक। Yes, हाँ sir. सर। अब बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट और ये चैप्टर ये सम्स खत्म। देखो तुम्हारे को यहाँ पे लिख दिया पहले कहाँ कहाँ से पैसा रियलाइज हुआ था। तुम्हारे पास कितना पैसा पहले से है? ऊपर चले गए, ऊपर चले गए। हाँ ठीक है, ठीक है। ये रहा। तुम्हारे पास पहले से कैश अवेलेबल है 5,940 रुपया और तुम्हारा पहला रियलाइजेशन है 10,380, दूसरा 27,900, तीसरा 3,600 और चौथा 19,200। इतना तुम्हारा रियलाइजेशन है और तुम्हारा डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी लगा है कुछ, तो ये तुम्हारा पोजीशन है। तो तुम्हारे पास पहले से कैश अवेलेबल है 5,940। तो देखो तुम पहला काम वही पहले एक चार्ट क्या बनाए, किसको क्या देना है। तो देखो अमाउंट पेएबल का पहले एक चार्ट बनाए, अमाउंट ड्यू का मतलब तुमको क्रेडिटर को देना है 10,320, तुमको लोन को चुकाना है 3,000 सी का लोन, पार्टनर का लोन, और तुमको तीनों को कैपिटल चुकाना है 38,700, 10,680, 11,100। अच्छा सर, एक बात बताइए, बोलो। पार्टनर का तो लोन वो मतलब फर्म का इटसेल्फ का एक लायबिलिटी है ना, मतलब पार्टनर को ही देना पड़ेगा। तो सर जिस पार्टनर का एब्सोल्यूट सरप्लस है उसको तो सर पहले देना चाहिए ना, लोन के पहले, क्योंकि वो तो एकदम बिगिनिंग में कैपिटल लगाया है। पॉइंट एक ही है पवित्रो कि लोन को तुम इसलिए नहीं, लोन तुम्हारा एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। लोन तुम इसलिए उसको पार्टनर बोल के नहीं रखे क्योंकि पार्टनर है इसलिए लोन दिए। देखो हम तुम्हारा पार्टनर है पवित्रो तो हम तुमको कैपिटल दे सकते हैं, है ना। अगर हम तुम्हारा पार्टनर है पवित्रो तो हम तुमको क्या दे सकते हैं, हम कैपिटल दे सकते हैं। लोन देने वाला पार्टनर नहीं होता, लोन एक तरीके से आउटसाइडर की तरह ट्रीट होता है। तो जैसे क्रेडिटर एक आउटसाइड लायबिलिटी है वैसे लोन भी एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है। हाँ सर। लोन, रेंट टू द पार्टनर, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है बेटा। रेंट भी हम तुमको इसलिए नहीं दे रहे कि तुम पार्टनर है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम कैपिटल दिए, इसलिए क्योंकि तुम अपना कोई बाहर के आदमी की तरह हमको कोई अपना एसेट यूज करने दिए। अच्छा हाँ। तो देखो तुमको चुकाना है क्रेडिटर को, लोन को, तीनों पार्टनर को। तुम्हारे पास पहले से कैश इन हैंड आया 5,940, जिसमें से तुम 2,700 रुपया का डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुका दिया। सबसे पहले तुम डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाया। अब तुम बोल सकते हैं सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो लगा ही 1920 था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो लगा ही 1920 था। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोला है सेकंड पैराग्राफ में, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर ओरिजिनली एस्टिमेटेड 2,700 बट पेड 1920। देखो जब तुम एस्टिमेट कियो तो पूरा एस्टिमेटेड ही माइनस करोगे, तुमको पूरा एस्टिमेटेड ही माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब वन टाइप ऑफ प्रोविजन बोल सकते हैं ना एकदम। तो तुम पहले ही प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस माइनस कर दिए। तो 5,940 तुम्हारे पास कैश था। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाएंगे, फिर क्रेडिटर को, फिर पार्टनर लोन को, फिर कैपिटल को। तो सबसे पहले तुम डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुका दिया 2,700 रुपया। तुम्हारे पास बचा 3,240। सबसे पहले ये 3,240 किसको चुकाएगा? जब तक क्रेडिटर कंप्लीट नहीं हो जाए तुम पार्टनर को हाथ नहीं लगा सकता, जब तक क्रेडिटर कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ठीक है, पहले 3,240 क्रेडिटर को चुका दिए। अभी भी क्रेडिटर को चुकाना है 7,080, लोन चुकाना है 3,000 और कैपिटल चुकाना है 38,700, 10,680, 11,100। अब पहला रियलाइजेशन कितना हुआ? 10,380 का। तो वो 10,380 में 6,840 क्रेडिटर को चुका दिया। देखो क्रेडिटर को पूरा नहीं चुकाना पड़ा क्योंकि क्रेडिटर को अभी भी 240 जो है वो मेरे को डिस्काउंट मिल गया, है ना। क्योंकि देखो क्रेडिटर के केस में तुमको सम्स क्या बोला था, क्रेडिटर को चुकाना था 10,320, लेकिन क्रेडिटर 10,080 रुपया लेके मान गया। क्रेडिटर को चुकाना था 10,320, क्रेडिटर 10,080 रुपया लेके मान गया। बोला अच्छा ठीक है चलो बाकी रुपया माफ किए, तो बाकी 240 रुपया तुमको डिस्काउंट मिल गया। तो वो तुम्हारा बेनिफिट हो गया ना, चुकाने की जगह उल्टा पैसा का फायदा आ गया, कम चुकाना पड़ा। तो वो तुम अपने सरप्लस बोल के ऐड कर लो।
वो पैसा और कहीं चुकाने में काम लगा लेना। तो सबसे पहले किसको चुकाओगे? अब नेक्स्ट लोन, पार्टनर्स लोन, सी का लोन। तो देखो तुम्हारे पास 3,540 रुपया था, तुम सी का लोन चुका दिया 3,000, तुम्हारे पास अभी भी 540 बच गया। अब बात करते हैं ये 540 सबसे पहले किसको चुकाएंगे? एब्सोल्यूट सरप्लस। किसका एब्सोल्यूट सरप्लस है? फाइनल एब्सोल्यूट सरप्लस ए का 5,400। जब तक ए को पूरा 5,400 नहीं चुक जाए तब तक तुम बी और सी की तरफ मूव नहीं करोगे। जब तक ए को पूरा 5,400 नहीं चुक जाए तब तक बी और सी की तरफ मूव नहीं करोगे। तो देखो सबसे पहले ए को 540 जो था हाथ में वो चुका दिए, अभी भी ए को चुकाना है 38,160, 10,680 और 11,100। चलो फिर तुम्हारे पास 27,900 कहीं से रियलाइज हुआ, फिर 27,900 कहीं से रियलाइज हुआ। क्या चुकाओगे सबसे पहले? एब्सोल्यूट सरप्लस ऑफ ए को एब्सोल्यूट सरप्लस चुकाओगे। ए का एब्सोल्यूट सरप्लस कितना है? अभी भी 5,400 था, 5,400 था। पहले से कितना चुका लियो ए को? 540 रुपया, 540 चुका चुके हो। और 4,860 रुपया पहले ए को चुका लो, और 4,860 रुपया पहले ए को चुकाओ। तो देखो सबसे पहले 4,860 ए को चुकाया, अभी भी तुम्हारे पास 23,040 रुपया बच गया, अभी भी तुम्हारे पास 23,040 रुपया बच गया। ये किसको चुकाओगे? नेक्स्ट एब्सोल्यूट सरप्लस ए और बी का, शायद ए और सी का, सॉरी। जब तक ए और सी नहीं चुक जाए तब तक बी का नंबर नहीं आ रहा है। सी को भी कितना निकाल लोगे? 5,760 जब तक नहीं चुका लो, नहीं सॉरी 17,280। देखो 17,280, लास्ट सेकंड लाइन देखो, रिलेटिव कैपिटल। जब तक उसका 17,280 और सी का 5,760 नहीं चुक जाए तब तक बी को हाथ नहीं लगाओगे। तो देखो यहाँ पर भी 17,280 और 5,760 दोनों चुका दिया। तुम्हारे पास उतना रुपया था, 23,000 रुपया तुम्हारे पास बचा था, 23,040 रुपया। तुम पहले ए का 17,280 और सी का 5,760 चुका लिए। अब झमेला खत्म। अब जो भी रियलाइजेशन होगा वो पीएसआर में इक्वली चुकाते जाओगे। तो देखो अगला रियलाइजेशन हुआ तुमको 3,600 रुपया, अगला रियलाइजेशन हुआ तुमको 3,600 रुपया। तो उसमें तुम 1,800, 1,200, 600 में चुका दिए उसको, 3:2:1 का रेशियो में तीनों पार्टनर को चुका दिए। अब देखो मजेदार केस क्या हुआ। तुम तो 2,700 रुपया का डिसोल्यूशन एक्सपेंस मान के बैठे थे, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना लगा? केवल 1920। ये कब पता चला? 29 मार्च को। तो 29 मार्च को अब क्या करोगे? ये तुम्हारे पास सरप्लस बच गया, सरप्लस आ गया, सरप्लस बच गया तुम्हारे पास, कम रियलाइजेशन एक्सपेंस में काम हो गया। तो ये जो 780 का सरप्लस आया है इसको भी तीनों पार्टनर को इक्वली चुका दो, तीनों पार्टनर को पीएसआर में चुका दो, सॉरी तीनों पार्टनर को पीएसआर में चुका दो। अब फिर तुम्हारे पास कैपिटल बचा, इन्वेस्टमेंट। अच्छा सी 1,260 का इन्वेस्टमेंट घर ले गया तो वो भी माइनस कर लो। एसी को कितना चुकाना है? अभी भी 13,830 ए को चुकाना है, 9,220 सी को चुकाना है, 4,610 सी को चुकाना है। तो सी को 4,610 देना है। 1,260 का एसेट वो घर ले गया तो उसका तुम्हारा और लायबिलिटी कम हो गया एज अ बिजनेस, क्योंकि वो एसेट ले गया, उसका पैसा तुम उससे लोगे नहीं, बोलोगे लो भैया तुमको जितना चुकाना था बदले में तुम एसेट रख लिए। तो 1,260 वो भी माइनस कर दो सी का। अब तुम्हारा नेक्स्ट रियलाइजेशन हुआ 19,200, फिर दोनों को चुकाए। ऐसे ही करके सम्स को बस रोक दिए, क्योंकि बैलेंस अनपेड रह जाएगा, बैलेंस ऑफ द पार्टनर अनपेड रह जाएगा। ठीक है? हाँ सर। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये था एब्सोल्यूट सरप्लस मेथड। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का, और नेक्स्ट क्लास में ये दो बड़ा वाला सम्स करेंगे ताकि मेथड सबका हो जाए आज। मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बात करता है? मैक्सिमम लॉस मेथड ये बोलता है हम उल्टा लॉजिक पकड़ के चलेंगे, कम से कम किस पार्टनर को कितना नुकसान हो सके
हमको वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे मेथड में क्या लिखा, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन पार्टनर इज नोन टू बी इंसॉल्वेंट और लाइकली टू बी सो। अंडर दिस मेथड एवरी इंस्टॉलमेंट रियलाइज इज कंसिडर्ड एज फाइनल। तुमको जो पैसा मिल रहा है ना, तुम मान के चल रहे हो यही आखिरी है, अब इसके बाद और कहीं से पैसा नहीं रियलाइज होगा। तुम यही मान के चल रहे हो कि यही पार्टनर का फाइनल लॉस हो सकता है। द रिमेनिंग एसेट एंड क्लेम्स आर वर्थलेस। तुम ये मान ले रहे हो कि बाकी जो पैसा बच गया अभी भी बाजार से आना, वो वर्थलेस है, नहीं आएगा। एनी पार्टनर who apportioned loss exceed his balance due to assume for this purpose to be insolvent and his negative balance will be shared by the solvent partner। अब अगर कोई पार्टनर का इस मेथड को फॉलो करते हुए लॉस बहुत ज्यादा आ जा रहा है तो हम उसको इंसॉल्वेंट मान लेंगे और बाकी दोनों पार्टनर उस सॉल्वेंट पार्टनर का इंसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा को या लॉस को बियर करेगा। यही वो चीज है जो हम लोग गार्नर वर्सेस मरे में पढ़े भी थे। जब हम गार्नर वर्सेस मरे का नॉर्मल मेथड आपको समझाया था, जब सारा पैसा एक बार में रियलाइज हो जाता है और सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो हम लोग क्या करते थे, गार्नर वर्सेस सारे पार्टनर नहीं, सम पार्टनर इंसॉल्वेंट जब हो जाते हैं तो गार्नर वर्सेस मरे क्या बोलता था कि हम लोग अपने लॉस का पैसा अपने अपने घर से ले आएंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर है इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस हम लोग आपस में कैपिटल रेशियो में झेल लें। ये भी वही किया, ये भी गार्नर वर्सेस मरे को ही एज्यूम करके चला कि सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में इंसॉल्वेंट पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस को झेल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये बात हल्का फुल्का समझ में आया तो सॉल्यूशन में बेटर समझ में आएगा। देखो एक सम देखते हैं, पार्टनर ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 1/3 1/6, मतलब हो जाएगा 3:2:1 3:2:1। द बैलेंस शीट एज फॉलोज। तीनों का कैपिटल दिया तुमको एबीसी का 30 30 20 और तुमको बताया तुम्हारे पास एसेट भी है 80,000 के। द फर्म डिसॉल्व एंड एसेट रियलाइज एज फॉलोज। पहला रियलाइजेशन हुआ 10,000 का, सेकंड 15,000 का और थर्ड और फाइनल रियलाइजेशन हुआ 25,000 का। तुमको तीन टुकड़ा में पैसा रियलाइज हुआ। क्या पूरा 80 रियलाइज हुआ है क्या? नहीं, 25 + 15 + 10, 25 और 15 40, 40 और 10 50, 80,000 का सन्ड्री एसेट बेच के 50,000 रियलाइज हुआ। 80,000 का सन्ड्री एसेट बेच के 50,000 रुपया रियलाइज हुआ। चलो कोई नहीं, इसीलिए तो बिजनेस लॉस में डूबा होगा। अगर पूरा रियलाइज हो जाता तो बिजनेस डूबता ही क्यों। ये मेरे को बोला है कि ये मैक्सिमम लॉस मेथड से बना के निकाल। तो देखो क्या किया, सबसे पहला काम किए कि किस पार्टनर को कितना मिलना चाहिए वो लिख लिए। 80,000 टोटल चुकाना है, 30 30 20, तीनों पार्टनर को एबीसी को 30,000 30,000 और 20,000 मिलना चाहिए। मेरा पहला रियलाइजेशन कितना हुआ? 10,000। 10,000। हम क्या माने कि यही मेरा बाकी नहीं आएगा, फाइनल और कोई रियलाइजेशन नहीं है। हमको नहीं पता था कि बाद में 15,000 और 25,000 भी आ जाएगा। हम यही माने थे, बस यही खत्म, और कुछ नहीं आने वाला। मतलब एक एजम्पशन है। एजम्पशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इस एजम्पशन के हिसाब से चलें तो पार्टनर को मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। देखो नाम ही है मेथड का, पार्टनर को कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो 80,000 रुपया चुकाना है तीनों पार्टनर को। तुमको एसेट बेच के कितना रियलाइज हुआ पहला इंस्टॉलमेंट में? 10,000। तो यानी बाकी 70,000 का नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। पॉसिबल लॉस, पॉसिबल मैक्सिमम 70,000 का नुकसान उन लोगों को झेलना ही पड़ेगा। तो तीनों का पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 70,000 को 3:2:1 में बांट दो, 70,000 को पीएसआर में बांट दो। तो लॉस का देखो यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लॉस का बंटवारा कर रहे हैं, प्रॉफिट्स का नहीं या रियलाइजेशन का नहीं। इसीलिए इस मेथड का नाम मैक्सिमम लॉस मेथड। तो पहले 70,000 को 3:2:1 में बांट दिए, 35,000, 23,333, 11,667। फिर बैलेंस निकालो। पार्टनर ए को कितना मिलना चाहिए था? 30। उसको कितना का नुकसान झेलना पड़ेगा? 35। यानी इसको कितना मिल जा रहा है?
5,000। 5 पार्टनर बी को मिलना कितना चाहिए था? 30 30। मिल रहा कितना है? लॉस कितना झेलना पड़ रहा है? 23,333। सॉरी, पार्टनर ए को ज्यादा मिल जा रहा है। एक मिनट गलती हुआ। मतलब उससे ज्यादा लॉस है। पार्टनर ए को मिलना चाहिए था 30,000, वो 35,000, यानी वो एक्स्ट्रा 5,000 का लॉस झेलने को तैयार है। अच्छा हाँ। पार्टनर ए को देखो, वो एक्स्ट्रा 5,000 का लॉस, यही तो बोल रहा है मेथड कि जितना मिलना है उससे ज्यादा उसका लॉस का वैल्यू अगर आ जा रहा है तो उसको वहीं पे हटा दो। वो तो सर एक insolvent हो टाइप गया। का तो ये तो इंसॉल्वेंट हो गया ना। हाँ, वही बोलना चाह रहे थे कि जिस पार्टनर को जितना मिलना है उससे ज्यादा लॉस उसके नसीब में आ गया, उसको वही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके हटा दो, और उसका जो नुकसान है वो कौन झेल लेगा? बी और सी। तो देखो यहाँ पर यही हुआ, ए को मिलना चाहिए 30,000 और ए बोल रहा है पहली बार में 35,000 का नुकसान झेलने को तैयार है। 70,000 का जो टोटल नुकसान हो रहा है पहला रियलाइजेशन के बाद, उसको हम 35,000 रुपया झेलने को तैयार है। तो यानी ए का नेगेटिव बैलेंस आ गया पहले से 5,000। बी को 30,000 रुपया मिलना है, वो बोल रहे हैं हम 23,000 का नुकसान झेल लेंगे, यानी अभी भी उसको 667 रुपीज मिलना है। और सी को 20,000 का नुकसान झेलना था, वो बोल रहा है हम 11,000, 20,000 का उसका कैपिटल मिलना था सॉरी, और वो बोल रहा है 11,667 झेलने को तैयार है, यानी उसको कितना मिल रहा है? 8,333। अब देखो, वो जो ए का 5,000 का नुकसान था उसको नील किए, क्योंकि ए का लॉस कौन झेल लेगा? बी और सी। तो ए का 5,000 का नुकसान बी और सी 3:2 के रेशियो में झेल लेगा। बी और सी 3:2 के रेशियो में झेलेगा। तो उसको 3,000 2,000 में बांट दिए, और अल्टीमेटली ए को कुछ नहीं मिला, बी को कितना मिल जाएगा? 3,667, और सी को कितना मिल जाएगा? 6,333। ए सी को मिलना, बी को मिलना था 3,667, वो 3,000 का ए का भी नुकसान झेलने को तैयार हो गया है, यानी 3,667। बी को मिल रहा था 8,333, वो 2,000 का नुकसान झेलने को तैयार है, तो 6,333 बचा। अब देखो मजेदार चीज, नील प्लस 3,667 प्लस 6,333 जोड़ो कितना आ रहा है? नील प्लस 3,667 प्लस 6,333, इसको जोड़ो तो कितना आएगा फिगर? कितना आएगा सर? 10,000। 10,000। वही तो आना चाहिए था। तुम्हारा पहला रियलाइजेशन से कितना पैसा मिला? ओ हाँ 10,000। हाँ पहला रियलाइजेशन से तुमको 10,000 ही तो मिला है, तो बी और सी को वो 10,000 बड़े कुछ नहीं दिए। फिर सेम प्रोसेस अब तुम सेकंड रियलाइजेशन पे फॉलो करो। सेकंड टाइम तुम्हारे हाथ में कितना रुपया आया? 15,000। वही सेम स्टोरी, तुमको चुकाना कितना था? 70,000। 70 क्यों चुकाना था? क्योंकि 10,000 तो पहले चुका ही चुके हो, 10,000 तो पहले ही चुका चुके हो, तो तुमको कितना चुकाना है? 70,000। 70,000। ए को पूरा 30,000 चुकाना है, क्योंकि ए को पहले कुछ नहीं दियो, तो ए में देखो, ए में पूरा 30,000 लिखिए। बी को देखो 30,000 चुकाना था, उसमें से 3,667 दे चुके हो, तो उसको और कितना दोगे? 26,000। सर एक बात बोले, एक मिनट पहले हम बात खत्म कर ले फिर आते हैं। ठीक है। 80 टोटल चुकाना था, उसमें से 10,000 तुम ऑलरेडी बी और सी को चुका चुके हो, तो अब फाइनल लायबिलिटी बिजनेस का 70,000 का ही है, तो पहले वो 70 में किसको कितना मिलना है वो बंटवारा करो। ए को पहले कुछ भी नहीं मिला था, तो ए को अब तुम 30 ही चुकाना है पूरा अभी भी ए को। बी को तुमको चुकाना था 30,000, क्योंकि उसका ओरिजिनल कैपिटल 30,000 था, उसको तुम ऑलरेडी 3,667 दे चुके हो, तो यानी उसको और 26,333 ही मिलना है। वैसे मिस्टर सी को 20,000 मिलना था, 6,333 मिल गए, मतलब उसको 13,667 और मिलना है। तो ये इन तीनों को मिलना है। अब बोलो पवित्र तुम्हारा पॉइंट। सर मतलब 30,000 20,000 जो था ना लाइव कैपिटल ए बी सी का, सर पहले ही तो उन लोगों का तो एक बार का नील निकल गया, और बी और सी को 3,667 और 6,333 को हर रियलाइजेशन के दिन ये देख रहे हो कि किसको अभी भी कितना देना है।
ओ ऐसा करके हम सोचा पहले तो क्लोज हो जा रहा है बैलेंस, नहीं फिर नहीं फिर नहीं क्यों? नहीं नहीं, तुम उस रियलाइजेशन के दिन यही माने थे ना कि इसके बाद तो रियलाइज ही नहीं होगा। ओहो हाँ, एजम्पशन था तो हाँ, हाँ। तो तुम ए को बोले भैया तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम ऐसे ही कर जा। बी और सी को बोला तुम लोग 3667 और 6333 लेके कर जाओ, अच्छा हाँ, और वही इसके बाद ठीक। हाँ। दोबारा आना मत, टाटा बाय बाय। हम्म। लेकिन उसके बाद बिजनेस को अचानक कहीं से 15,000 रुपये रिकवर हो गया, हाँ। तो फिर भी तीनों पार्टनर को फिर बुलाया बिजनेस, हम्म। बोला आओ आओ अपना अपना हिस्सा लेके जाओ। तो पार्टनर बोला ये हमको कितना मिलेगा? बोला तुमको शुरुआत में कितना मिलना था? बोला 30,000। बोला तुमको लास्ट 30,000। टाइम कितना मिला था? बोला कुछ नहीं मिला था। बोला ठीक है तुमको पूरा 30,000 देंगे इस बार हम। बी को बोला तुमको कितना मिलना था? बोला हमको 30,000 मिलना था। बोला लास्ट टाइम कितना लेके गए थे? बोला 3667। बोला ठीक है तुमको बाकी और बचा हुआ बैलेंस देंगे 26,333। वैसे सी को बोले तुमको कितना मिलना था? 20,000। तुमको कितना दे दिए थे लास्ट टाइम? 6,333। तो तुमको 13,667 और मिलेगा। देख लो इन तीनों को जोड़ने से 70,000 आ रहे हैं। 30,000, 26,333 और 13,667, तीनों को जोड़ने से 70,000 आ रहे हैं। हाँ सर। और तुमको देख लो पहले 80 देना था, 10 तुम ऑलरेडी चुका चुके थे, तो एक्चुअल लाइबिलिटी 70 ही होना चाहिए था तुम्हारे बिजनेस का। टोटल 80,000 चुकाना था तीनों पार्टनर को मिला के, 10,000 पहला इंस्टॉलमेंट में तुम चुका चुके हो, तो अल्टीमेटली तुमको 70 ही तो चुकाना ही था। चलो ठीक है, देखो भैया 70 चुकाना है। रियलाइज कितना हुआ है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में? 15,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बिजनेस को रिकवरी कितना हुआ है मनी का? 15,000। तो अभी भी कितना अगर यहीं पे कहानी खत्म हो जाए तो अभी भी कितना नुकसान झेलना पड़ेगा पार्टनर्स को? 55,000 का, क्योंकि 70 चुकाना है, 15 ही रियलाइज हुआ है, बाकी 55,000 का नुकसान तीनों पार्टनर को झेलना ही पड़ेगा। हम यही मान लिए यहीं पे सम्स खत्म हो जाता है, तो 55,000 का नुकसान तीनों पार्टनर को झेलना पड़ेगा। तो 55,000 को 3:2:1 में बांटो, 27,500, 18,333, 9167। तो देखो ए को मिलना था 30,000, तुम बोल रहे हो भैया 27,500 का नुकसान झेल लेना। बोल रहा है ठीक है झेल लेंगे, बाकी तो दे। बोले ठीक है बाकी तेरे को 2,500 मिल जाएगा। बी को तुम बोला तुमको कितना मिलना था? बोला 26,333। तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे भैया तुम 18,333 का नुकसान झेल लेना। वो बोला झेल लेंगे। बोला ठीक है तो तुमको बाकी 8,000 मिल जाएगा। वैसे सी को तुम बोला कि 13,667 का नुकसान झेल लेना। बोला ठीक है झेल लेंगे 9167 का नुकसान। बोला तुमको 4,500 मिल जाएगा। यहाँ पर कोई पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस नहीं हुआ, तो किसी को इंसॉल्वेंट करके नील नहीं किए, किसी और का नुकसान किसी और को नहीं झेलना पड़ा। तो अल्टीमेटली देख लो 2.5, 8 और 4.5 चुकाए हो। 2.5, 8 और 4.5 जोड़ो कितना आता है? 15,000। 15,000 वही आ तो गया आना ना। चाहिए था। तो हाँ हाँ। रियलाइज हुआ था जो तुम चुका रहे हो लोगों को। अगला में आ जाओ, लास्ट कहानी आज का, थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर कितना रियलाइज हुआ? 25,000। तीनों पार्टनर को कितना चुकाना है? 55,000। ए को चुकाना था 30, मेन बैलेंस, एकदम मेन बैलेंस से देखना। ए को चुकाना था 30, चुका दिए 2,500। तो और कितना चुकाना है? 27,500। बी को चुकाना कितना था? 26,333। बी को 26,333 मिलना था, 8,000 मिल गए और 18,333 मिल जाएगा। वैसे सी को चुकाना था तुमको 13,667, 4,500 तुम फिर दे दिए, अभी भी और उसको 9167 चुकाना है। फिर तीसरा ईएमआई में तुमको कितना रियलाइज हुआ? 25,000। 55,000 तीनों पार्टनर को मिला के चुकाना है। रियलाइज हुआ है केवल 25, बाकी 30,000 तीनों पार्टनर को नुकसान अपने पीएसआर में झेल लो और घर जाओ। तो 30,000 को 3:2:1 में बांटे, 15, 10 और 5। देखो यहां पर भी कोई नेगेटिव नहीं हुआ, तो किसी का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा लॉस का। 30,000 को जब बांटे 15, 10 और 5, तो माइनस करके डिफरेंस निकाले 12,500, 8,333, 4,167। देखो तीनों को जोड़ो 25,000 ही आएगा। तो तुम 25,000 तीनों को चुका दिए। अब जो भी डिफरेंस है अब वो लोग अपने लॉस के रूप में झेल ले और घर जाए। अब जो भी डिफरेंस है वो लोग अपना लॉस झेले और घर जाए। मतलब अल्टीमेटली
ए को नुकसान होगा 15,000 का, बी को नुकसान होगा 10,000 का और सी को नुकसान होगा 5,000 का। तो यही इसीलिए इस मेथड का नाम मैक्सिमम लॉस मेथड है, क्योंकि तुम ये देखते हो हर स्टेज पे, हर रियलाइजेशन पे कि किस पार्टनर को मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है, उसको उतना एडजस्ट करने बोल लो, बैलेंस जो आ रहा है वो उसको देके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यही है एब्सोल्यूट सरप्लस मेथड, सॉरी यही है मैक्सिमम लॉस मेथड।